नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। फिर एक बैग से एक लाश बाहर आई है। इस बार इस बैग ने अपने अंदर से रोहतक के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता और कानून की पढ़ाई करने वाली 24 साल की एक लड़की की लाश उगली है। हिमानी नरवाल, जी हाँ, यही नाम है उसका। हिमानी तब पहली बार सुर्खियों में आई थी जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ जुड़ी थी। हालांकि हरियाणा पुलिस ने आरोपी कातिल को पकड़ने का दावा तो किया है, मगर कत्ल की वजह क्या है, यह फिलहाल साफ साफ बताने को तैयार नहीं है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में पुलिस वाले दिन के उजाले में एक बैग को खोल रहे हैं और दूसरी तस्वीर में एक शख्स रात के अंधेरे में एक बैग लिए बेफिक्र चला जा रहा है। दरअसल इन दोनों ही तस्वीरों में जो बैग आपको दिखाई दे रहा है वो एक ही है। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब कातिल लाश को बैग में डालकर उसे ठिकाने लगाने निकला है, जबकि दूसरी तस्वीर तब की है जब पुलिस वाले उसी बैग को खोलकर उसमें से लाश बाहर निकाल रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को फिर से देखिए और कुछ महसूस कीजिए। ये तस्वीर इस बात को समझने और समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि जब एक कातिल कत्ल के बाद लाश को किसी बैग में ठूंसकर उसे ठिकाने लगाने निकलता है, तब उसकी चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। कम से कम इस आरोपी कातिल की चाल ढाल को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इस वक्त ये किसी लाश को बैग में ढो रहा हो। ऐसा लग रहा है मानो सचमुच बैग में जरूरत के सामान रखकर ये किसी सफर पर निकला हो। खैर, चलिए अब इसके इस सफर की पूरी कहानी जानते हैं। ये रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब चौधरी छोटू राम चौक है। फ्लाईओवर के ठीक नीचे आसपास कुछ खुला इलाका और झाड़ियां हैं। सुबह एक राहगीर जब यहाँ से गुजरा तो उसकी नजरें झाड़ी के पीछे लावारिस पड़ी काले रंग के एक बड़े से बैग पर पड़ी। वैसे भी आजकल लावारिस बैग जो अच्छा खासा बड़ा हो उसे देखकर लोगों को फौरन शक होने लगता है। वजह यह है कि इधर कुछ वक्त से बैग में लाश को ठिकाने लगाने का सिलसिला पूरे देश में एक जैसा ही हो चला है। लिहाजा उस राहगीर ने भी फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को इस बैग की खबर दी। 1 मार्च को पुलिस सुबह सांपला के आसपास गश्त पे थी तो उन्हें एक काले रंग का बैग मिला और जब उसको खोल के देखा तो उसमें एक लेडी की डेड बॉडी मिली जिसपे कोई निशान वगैरह नहीं था, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसकी उस समय तक ये शनाख्त भी नहीं हो पाई कि ये बॉडी है किसकी। खबर मिलते ही मौका वारदात से कुछ ही दूरी पर मौजूद सांपला पुलिस स्टेशन की एक टीम फौरन मौके पर पहुंच जाती है। साथ में फॉरेंसिक टीम भी थी। मौके पर सचमुच एक काला बैग पड़ा था। बैग और बैग के वजन को देखकर पुलिस को भी अंदाजा हो चुका था कि अंदर क्या हो सकता है। लिहाजा पुलिस की टीम मौके पर ही बैग खोलती है। बैग में सबसे ऊपर रजाई का एक कवर था। कवर बाहर निकाला जाता है और उसे वहीं जमीन पर बिछा दिया जाता है। रजाई के कवर के नीचे बैग में ठुसी हुई एक लाश थी, एक लड़की की लाश। पुलिस बैग और मौका वारदात पर बाकी चीजों को खंगालती है, लेकिन ऐसा एक भी कोई और सबूत नहीं मिलता जिससे लाश की शिनाख्त हो सके। लिहाजा पंचनामा कर पुलिस लाश को सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में भेज देती। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन मरने वाले की शिनाख्त नहीं हो पाती। जब ये सूचना मिली तो 8 टीमें बनाई, SIT वगैरह और दूसरी, ताकि इसका जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि ये एक महिला है कौन, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर केस था तो पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना उसको बहुत जरूरी था। दोपहर से अब शाम हो चुकी थी। इलाके की विधायक तक भी बैग में बंद इस लाश की बरामदगी की खबर पहुंचती है। जब उन्होंने लाश की तस्वीर देखी तो वो फौरन पहचान गई। उन्होंने बताया कि मरने वाली हरियाणा के रोहतक कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हिमानी नरवाल है। इतना पता चलते ही पुलिस अब रोहतक के उस विजयनगर कॉलोनी में मौजूद हिमानी के घर का पता निकाल लेती है, जहां वो पिछले कुछ वक्त से किराए के घर में अकेली रहती थी। इस वक्त मैं रोहतक के सांपला इलाके में मौजूद हूं। ये चलती हुई सड़क है और सड़क के ठीक किनारे इस जगह पर शनिवार
सुबह 11 बजे एक सूटकेस आम लोगों को दिखाई देती है, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस यहां पर पहुंचती है और सूटकेस को खोला जाता है। सूटकेस के अंदर 22 से 23 साल की एक लड़की की लाश मिलती है, गले में चुन्नी बंधी हुई थी। पुलिस ने आशंका जताई है कि लड़की की जो हत्या है वो गला दबाकर की गई, हालांकि चेहरे पर भी जख्मों के निशान थे। जो लड़की है उसकी पहचान वो हिमानी नरवाल के तौर पर होती है। हिमानी नरवाल की बात की जाए तो हिमानी नरवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। राहुल गांधी के साथ हिमानी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। तो तुरंत लोगों को, जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे, उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी एसआईटी टीम्स अपने अपने काम पे लगी। पुलिस की एक टीम फौरन उस पते पर पहुंचती है, लेकिन घर के बाहर ताला लगा था। अब हिमानी के जानकारों की मदद से दिल्ली में रहने वाली हिमानी की मां को खबर दी जाती है। खबर मिलते ही रविवार सुबह हिमानी की मां उस अस्पताल के मुर्दा घर में पहुंच जाती है जहां हिमानी की लाश रखी थी। यहाँ की तो डॉक्टर का अभी कॉल गया हमारे पास। क्या आपको लगता है कि हिमानी का मर्डर किसने किया? हाँ जी, मैं यही अपील चाहती हूँ सिर्फ कि भाई मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं तो दोषियों को सजा चाहती हूँ और मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हिमानी की मां के पहुंचते ही पुलिस उनसे हिमानी के बारे में पूछताछ करती है। इस पूछताछ के बाद हिमानी की मां ने ये बताया कि वो 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक हिमानी के साथ रोहतक में ही थी। फिर वापस दिल्ली लौट गई, जहां वो अपने बेटे जतिन के साथ रहती है। दिल्ली लौटने के बाद 27 फरवरी की रात भी हिमानी से उनकी बात हुई थी। तब उसने अपनी मां को बताया था कि 28 फरवरी को पार्टी के एक रोड शो में वो जाएगी, जहां वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद होंगे। हिमानी से ये उनकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद हिमानी का मोबाइल बंद हो गया, जो कि अमूमन कभी होता नहीं था। अब मैं क्या बताऊं, पार्टी के बंदे में घर आते थे, मतलब अब एक थोड़ी मैं बताऊं किसका नाम लेऊं, जब मैं जानती नहीं किसका नाम लूं। कोई भी हो सकता है। हाँ? ये तो सरकार प्रशासन ढूंढे। हाँ? आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी? 27 तारीख को रात तक हुई है। 4 बजे तक मैं लड़की के पास थी घर पे। मैं 4 बजे गई हूँ हाँ घर से। 28 तारीख को? 27 तारीख, 28 को हुई नहीं, फोन बंद आ रहा था। हालांकि बाद में पता चला कि 28 फरवरी को ऐसा कोई रोड शो था ही नहीं जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होने वाले थे। तो फिर क्या हिमानी ने अपनी मां से झूठ बोला था? अगर हाँ तो क्यों? खैर, लाश की शिनाख्त होते ही अब पुलिस मामले की जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस की टीम हिमानी के विजयनगर कॉलोनी के इस घर में पहुंचती है। हिमानी का मोबाइल कहीं नहीं मिलता। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसी कड़ी में पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है। हिमानी के घर और रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब जहां से बैग बरामद हुआ था, वहां के कैमरों में पुलिस को कातिल की झलक नजर आ चुकी थी। हिमानी की मां सविता की मदद से हिमानी का मोबाइल नंबर भी अब पुलिस के पास था। हिमानी के मोबाइल के कॉल डिटेल में उस कातिल का नंबर भी मौजूद था और इत्तेफाक से वो नंबर 27 फरवरी की रात से लेकर 1 मार्च की सुबह तक हिमानी के घर का ही लोकेशन बता रहा था। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। 36 घंटे बीतते बीतते रोहतक पुलिस अब उस लड़के तक पहुंच चुकी थी। इसका नाम सचिन है। यह हरियाणा के ही झज्जर का रहने वाला है। झज्जर में इसकी मोबाइल की एक दुकान है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी झज्जर नहीं बल्कि दिल्ली से हुई। रोहतक पुलिस के मुताबिक जब सचिन से पूछताछ हुई तो 27 फरवरी की शाम से लेकर 1 मार्च की सुबह तक की पूरी कहानी कुछ यूं सामने आई। 27 फरवरी को हिमानी की मां सविता अपनी बेटी से मिलकर दिल्ली लौट चुकी थी। असल में हिमानी की मां अपने बेटे जतिन के साथ दिल्ली में ही रहती है। हिमानी भी पहले दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन करीब 1.5 साल पहले उसने रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में किराए का एक घर लिया था,
यहाँ वो अकेले रहा करती थी। चूंकि वो रोहतक कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, इसीलिए उसका ज्यादातर वक्त रोहतक में ही बीतता था। 27 फरवरी की शाम 4 बजे सविता हिमानी के घर से निकल चुकी थी। उनके जाने के ठीक 1 घंटे बाद सचिन हिमानी के घर पहुंचता है। असल में सचिन और हिमानी लगभग 1.5 साल पुराने दोस्त हैं। सचिन अक्सर हिमानी के घर भी रुकता था। 27 फरवरी की रात भी वो हिमानी के साथ ही था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी। 27 फरवरी की रात तक सब कुछ ठीक था। अगले दिन यानी 28 फरवरी को भी सचिन हिमानी के साथ इसी घर में था, लेकिन शाम 5 बजे के आसपास किसी बात को लेकर उसका हिमानी से झगड़ा हो गया। इसी झगड़े के दौरान गुस्से में उसने मोबाइल के चार्जर से हिमानी का गला घोंट दिया। ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया। इस झगड़े के दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। इसमें सचिन के हाथ भी जख्मी हुए थे। कुछ खून के छींटे रजाई पर भी पड़े थे। क्योंकि कत्ल अचानक हुआ था, लिहाजा सचिन को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। कुछ वक्त कमरे में गुजारने के बाद उसने हिमानी के हाथों की अंगूठी और बाकी के जेवर उतारे, उसका फोन और लैपटॉप लिया और हिमानी की स्कूटी पर 34 किलोमीटर दूर झज्जर में अपने इसी मोबाइल शॉप पर पहुंच गया। सचिन को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की तो सिलसिलेवार तरीके से सचिन ने वारदात की पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। दरअसल 27 फरवरी को सचिन हिमानी के घर पर आया था। उस रात दोनों में बातचीत सामान्य हो रही थी, लेकिन रह रहकर उन दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे। 28 तारीख की सुबह सचिन ने चुन्नी से पहले गला बांधा हिमानी का, उसके बाद मोबाइल चार्जर के वायर से गला घोंट करके हिमानी की हत्या कर दी। उसके बाद सचिन हिमानी की स्कूटी को अपने साथ लेकर जाता है और साथ में लेकर जाता है हिमानी की अंगूठी, लैपटॉप, मोबाइल और बाकी सारा सामान। रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। रात को सचिन वापस फिर से हिमानी के घर लौटा। लाश अब भी कमरे में पड़ी थी। इत्तेफाक से हिमानी के कमरे में ही एक बड़ा सा बैग भी पड़ा था, जिसे खुद हिमानी ने खरीदा था। सचिन ने उसी बैग में किसी तरह हिमानी की लाश ठूंस दी। इसके बाद खून लगे रजाई के कवर को भी उतारकर उसी बैग में डाल दिया। ये वही रजाई का कवर है। इसके बाद उसने एक ऑटो किया, उस ऑटो में बैग रखा और रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब बस स्टॉप पर उतर गया। उसे पता था कि हाईवे के करीब अमूमन लोग बैग लेकर सफर करते हैं, इसीलिए कोई शक भी नहीं करेगा। फिर ऑटो वाले के जाने के बाद वो पैदल ही हाईवे के करीब फ्लाईओवर के नीचे ठीक इसी जगह पर पहुंचा और यहाँ झाड़ियों में ये बैग रखकर निकल गया। लैपटॉप है, अंगूठी है और कौन से जेवर, चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। ब्रीफकेस उसके घर से। अब यहाँ तक की कहानी तो पुलिस ने बता दी, पर एक सवाल अब भी रह गया था, और वो ये कि आखिर हिमानी और सचिन के बीच किस बात पर ऐसा झगड़ा हुआ कि 1.5 साल की दोस्ती को भुलाकर उसने हिमानी का खून कर दिया। सोमवार को रोहतक रेंज के एडीजी कृष्ण कुमार राव इसी मर्डर केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान अलग अलग तरीके से कई बार घुमा फिराकर रिपोर्टर ने उनसे कत्ल का मकसद यानी मोटिव को लेकर सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने हर बार ऐसे सवाल को अपने हिसाब से घुमा दिया। देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी
एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। हिमानी नरवाल एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी थी, तो क्या इस कत्ल के पीछे कोई राजनीति वजह बनी? क्या पॉलिटिकल राइवलरी ने हिमानी की जान ली, या फिर इस कत्ल की वजह कुछ और ही है? एक ऐसी वजह जिसे खुद हरियाणा पुलिस भी बिना पुख्ता किए, बिना किसी सबूत के इस वक्त आम करना नहीं चाहती। सुरेंद्र सिंह के साथ अरविंद ओझा, रोहतक, आज तक। करीब 12 साल पहले हिमानी के बड़े भाई का कत्ल हो गया था। इस मामले में कभी कातिल को कोई सजा नहीं मिली। हिमानी के पिता ने भी खुदकुशी कर ली थी, वो बीएसएफ में थे। इस दोहरे झटके से उबरने के लिए हिमानी की मां अपने बाकी के दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गई, लेकिन हिमानी रोहतक में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। मैं क्या बताऊं, पार्टी के बंदे भी घर आते थे, मतलब अब एक थोड़ी मैं बताऊं किसका नाम लेऊं, जब मैं जानती नहीं किसका नाम लेऊं? कोई भी हो सकता है। हाँ? ये तो सरकार प्रशासन ढूंढे। हाँ? आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी? 27 तारीख को रात तक हुई है। 4 बजे तक मैं लड़की के पास थी घर पे। मैं 4 बजे गई हूँ घर से। 28 तारीख को? 27 तारीख, 28 को हुई नहीं, फोन बंद आ रहा था। क्या बताया? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से, 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे। और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। हिमानी नरवाल मर्डर केस से जुड़े ये 3 सबसे अहम किरदार हैं। एक हिमानी का भाई, दूसरी मां और तीसरे इस केस की जांच करने वाली टीम के बॉस, यानी रोहतक के एडीजी कृष्ण कुमार राव। हिमानी के भाई के हिसाब से उसके परिवार में हुआ ये कोई पहला कत्ल नहीं है। इससे पहले उसके भाई का भी कत्ल हो चुका है। हिमानी के बड़े भाई का कत्ल 2012 में इसी रोहतक में हुआ था। तब हिमानी का पूरा परिवार यहीं रहता था। पुलिस के मुताबिक हिमानी के बड़े भाई का कत्ल मोबाइल के झगड़े में हुआ था। हालांकि उसके कातिल को कभी सजा नहीं मिल पाई। भाई के कत्ल के बाद हिमानी के पिता ने भी खुदकुशी कर ली थी। पुलिस जांच के मुताबिक खुदकुशी की वजह डिप्रेशन थी। हिमानी के पिता बीएसएफ में थे, इसलिए अब हिमानी के कत्ल के बाद उसका भाई इस तरह इंसाफ की मांग कर रहा है। मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी को क्या हुआ? पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। पहले बेटा और फिर पति की मौत के बाद हिमानी की मां सविता हिमानी और उसके भाई जतिन को लेकर रोहतक से दिल्ली आ गई। ये परिवार दिल्ली में ही रहता था, लेकिन हिमानी की पढ़ाई रोहतक के कॉलेज में हो रही थी। हिमानी रोहतक के वैश्य कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना वकील बनने का था। इसी पढ़ाई के दौरान कुछ साल पहले उसकी दिलचस्पी राजनीति में हुई। इसी के बाद उसने रोहतक कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। सोशल मीडिया पर एक्टिव हिमानी बहुत कम वक्त में रोहतक कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा बन चुकी थी। हिमानी नरवाल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आई थी जब 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो राहुल गांधी के साथ जुड़ी। इस दौरान इस यात्रा की तस्वीरें खुद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। हिमानी की बाकी नेताओं के साथ भी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद थी। हिमानी की मां को लगता है कि बेहद कम वक्त में बड़े नेताओं तक पहुंच के चलते बहुत सारे नेता हिमानी से जलने लगे थे। यही वजह है कि हिमानी की मां ने भी हिमानी के कत्ल को लेकर नेताओं की तरफ उंगलियां उठाई थी। अब मैं क्या बताऊं, पार्टी के बंदे भी घर आते थे, मतलब
अब एक थोड़ी मैं बताऊं किसका नाम लूं, जब मैं जानती नहीं किसका नाम लूं, कोई भी हो सकता है। हाँ, ये तो सरकार प्रशासन ढूंढे। हाँ? आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी? 27 तारीख को रात तक हुई है। 4 बजे तक मैं लड़की के पास थी घर पे, मैं 4 बजे गई हूँ। हाँ, घर से 28 तारीख को? 27 तारीख, 28 को हुई नहीं, फोन बंद आ रहा था। लेकिन तीसरी तरफ रोहतक पुलिस है जो न सिर्फ 36 घंटे के अंदर हिमानी मर्डर केस को सुलझाने का दावा कर रही है, बल्कि आरोपी कातिल सचिन को कैमरे के सामने पेश भी कर चुकी है। पुलिस ने यह भी बता दिया कि उसने कब कैसे कहां हिमानी का कत्ल किया था, लेकिन कत्ल की वजह साफ साफ बताने की बजाय फिलहाल पुलिस गोलमोल ही जवाब दे रही है। क्या बताया आरोपी ने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। अब सवाल आता है सचिन पर। आखिर सचिन कौन है, हिमानी से उसका क्या रिश्ता है? तो बकौल पुलिस दोनों पिछले 1.5 साल से दोस्त थे। दोस्ती में झगड़ा आम बात है, लेकिन दोस्ती के झगड़े में कत्ल आम बात तो कतई नहीं है। तो आखिर वो ऐसी कौन सी बात थी जिस पर सचिन को इतना गुस्सा आया कि उसने हिमानी को मार डाला? इस वजह को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन जाहिर है जब तक इससे जुड़ा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आ जाता, वो वजह आम करना भी शायद सही नहीं होगा। सुरेंद्र सिंह के साथ अरविंद ओझा, रोहतक, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।